1 सितंबर 1939 की सुबह पोलैंड के लिए आम नहीं थी। हर रोज की तरह लोग अपने काम पर निकलने की तैयारी कर रहे थे। बच्चे स्कूल जाने की सोच रहे थे और दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सुबह उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। 4:45 पर जर्मन वायुसेना लुफ्टवाफे ने पोलैंड के शहरों पर बम बरसाने शुरू कर दिए। आसमान में अचानक गूंजती बमों की आवाज ने पूरे देश को हिला दिया। लोग समझ ही नहीं पाए कि इतनी सुबह यह तबाही क्यों बरसी। यह हमला अचानक नहीं था, यह इतिहास की सबसे भीषण जंग की शुरुआत थी। महीनों से जर्मनी की सेना तैयारी कर रही थी और अब उनका मकसद साफ था, पोलैंड को झुकाना और यूरोप पर कब्जा जमाना। जर्मन युद्धपोत श्लेस्विग होल्स्टीन ने ग्डांस्क के पास पोलिश ठिकानों पर गोलाबारी की। समुद्र से भी हमला हुआ, जिससे पोलैंड के सैनिकों को दो तरफ से घेर लिया गया। हिटलर ने ऑपरेशन हिमलर के तहत झूठा प्रचार किया कि पोलैंड ने जर्मनी पर हमला किया है ताकि अपने आक्रमण को सही ठहरा सके। जर्मन मीडिया ने झूठी खबरें फैलाईं, जिससे दुनिया को गुमराह किया जा सके। आम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थे जब अचानक सायरन और धमाकों ने सब कुछ बदल दिया। स्कूल, बाजार और घर, हर जगह डर और बेचैनी फैल गई। गलियों में अफरा तफरी, घर मलबे में तब्दील और आसमान में डर का साया था। लोग अपने परिवार को बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन हर तरफ तबाही ही तबाही थी। यह हमला सिर्फ एक देश पर नहीं, मानवता और शांति पर था। लाखों लोग बेघर हो गए और अनगिनत सपने मलबे में दब गए। हिटलर की सत्ता की भूख ने दुनिया को तबाही की ओर धकेल दिया। उसकी महत्वाकांक्षा ने यूरोप के नक्शे को बदलने की ठान ली थी। ब्रिटेन और फ्रांस ने चेतावनी दी थी, लेकिन हिटलर रुका नहीं। दोनों देशों ने आखिरी कोशिश की कि जंग टल जाए, लेकिन जर्मनी ने उनकी बात नहीं मानी। 3 सितंबर को दोनों देशों ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। अब यह लड़ाई सिर्फ पोलैंड की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की बन गई थी। एक चिंगारी अब आग बन चुकी थी, जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। हर देश अपने नागरिकों को तैयार कर रहा था और युद्ध की लपटें दूर दूर तक फैल गईं। वो सुबह इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई, एक ऐसी सुबह जिसने इंसानियत की परीक्षा ली और दुनिया को बदल दिया। पोलैंड पर हमला अचानक नहीं था, बल्कि हिटलर की विस्तारवादी सोच और सालों की तैयारी का नतीजा था। यह हमला एक गहरी और सुनियोजित साजिश का हिस्सा था, जिसमें हर कदम को बारीकी से प्लान किया गया था। हिटलर ने अपने भाषणों और प्रचार के जरिए जर्मन जनता को यह यकीन दिलाया कि पोलैंड पर हमला करना जर्मनी के भविष्य के लिए जरूरी है। उसका मकसद लेबेन्सराम, रहने की जगह, पूर्वी यूरोप में हासिल करना था। हिटलर का मानना था कि जर्मन लोगों को फलने फूलने के लिए और जमीन चाहिए, और इसके लिए पोलैंड को कुचलना जरूरी है। नाजी प्रचार मशीन ने इस विचारधारा को लोगों के जहन में गहराई से बैठा दिया। वर्साय संधि के बाद जर्मनी के कुछ हिस्से पोलैंड को दे दिए गए थे, जिसे हिटलर अपना अपमान मानता था। वह इस संधि को जर्मनी के लिए एक अन्याय और अपमानजनक शर्त मानता था और उसे पलटने के लिए बेताब था। जर्मन समाज में भी इस अपमान की भावना गहरी थी, जिसे हिटलर ने अपने फायदे के लिए भुनाया। हिटलर ने सोवियत संघ के साथ मोलोटोव-रिबेनट्रॉप पैक्ट किया, जिसमें पोलैंड को आपस में बांटने का गुप्त समझौता था। इस समझौते ने जर्मनी को पूर्वी मोर्चे पर सुरक्षा दी, जिससे वह पूरे फोकस के साथ पोलैंड पर हमला कर सके। सोवियत संघ ने भी अपने हिस्से की जमीन पाने के लिए इस साजिश में साथ दिया। इस साजिश की जड़ें हिटलर की नस्लवादी सोच में थी। वह पोलिश लोगों को कमतर इंसान मानता था और उनकी पहचान मिटाना चाहता था। नाजी शासन ने पोलिश संस्कृति, भाषा और प्रतीकों को खत्म करने की कोशिश की, ताकि वहां सिर्फ जर्मन प्रभाव रह जाए। पोलैंड की सेना ने बहादुरी दिखाई, लेकिन जर्मन टैंकों और आधुनिक रणनीति के सामने टिक नहीं सकी। जर्मनी ने ब्लिट्जक्रिग यानी बिजली की तेजी से हमला किया, जिससे पोलिश सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिला। आम नागरिक भी इस युद्ध की चपेट में आ गए। 17 सितंबर को सोवियत संघ ने भी पूर्व से हमला किया। पोलैंड दो ताकतवर देशों के बीच फंस गया और उसकी हालत और भी खराब हो गई। 1 महीने में पोलैंड ने घुटने टेक दिए। देश के शहर तबाह हो गए, लाखों लोग बेघर हो गए
और पोलिश समाज पर गहरा असर पड़ा। एक आजाद देश नक्शे से मिट गया और उसकी जमीन दो तानाशाहों के बीच बंट गई। पोलैंड की त्रासदी ने दुनिया को दिखा दिया कि तानाशाही और साजिशें किस हद तक जा सकती हैं। पोलैंड की तेज हार के पीछे थी जर्मनी की नई रणनीति ब्लिट्जक्रेग, यानी बिजली की गति से युद्ध। इसमें सबसे पहले लड़ाकू विमान दुश्मन के कमजोर हिस्सों पर बमबारी करते, फिर टैंक एक ही जगह पर पूरी ताकत से हमला करते। जैसे ही टैंकों से दीवार में छेद होता, वे अंदर घुसकर कमांड सेंटर और सप्लाई लाइनों को तबाह कर देते। पोलिश सेना को इस तरह के हमले की उम्मीद नहीं थी। जब तक वे संभलते, जर्मन टैंक उनके पीछे पहुंच चुके थे। लगातार बमबारी और तेज टैंकों ने पोलिश सेना और सरकार के बीच संपर्क तोड़ दिया। सैनिकों को आदेश मिलना बंद हो गया, अफरा तफरी फैल गई। ब्लिट्जक्रेग ने कुछ ही हफ्तों में एक देश को मिटा दिया और युद्ध के नियम बदल दिए। जर्मनी के हमले के बाद यूरोप में हलचल मच गई। पोलैंड पर अचानक हुए इस आक्रमण ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जर्मन सेना की तेज रफ्तार और रणनीति के सामने पोलैंड की सेना टिक नहीं पाई। ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध की घोषणा तो कर दी, लेकिन असल में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। दोनों देशों के नेताओं ने रेडियो पर भाषण दिए, संसद में बहसें हुई, लेकिन मोर्चे पर सन्नाटा छाया रहा। इससे पहले भी म्यूनिख समझौते के जरिए दोनों देशों ने हिटलर की मांगें मानकर तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी ताकि युद्ध टाला जा सके। वे बार बार उम्मीद करते रहे कि शायद बातचीत से हालात सुधर जाए। फोनी वॉर के दौरान पश्चिमी मोर्चे पर महीनों तक शांति रही। सैनिक खाइयों में बैठे रहे, लेकिन कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई। लोग इसे सीट्जक्रीग भी कहते थे, यानी बैठा हुआ युद्ध। ब्रिटेन और फ्रांस सैन्य रूप से तैयार नहीं थे और अब भी बातचीत से हल निकालने की उम्मीद कर रहे थे। उनके पास पर्याप्त हथियार और रणनीति की कमी थी, जिससे वे निर्णायक कदम नहीं उठा सके। पोलैंड अकेला लड़ता रहा। उसकी सेना ने बहादुरी दिखाई, लेकिन पश्चिम से कोई मदद नहीं आई। पोलिश नागरिकों और सैनिकों ने भारी नुकसान झेला। जर्मनी ने पोलैंड को आसानी से कुचल दिया और हिटलर को अपनी अगली चाल की तैयारी के लिए समय मिल गया। पोलैंड की हार ने यूरोप के भविष्य को और भी अनिश्चित बना दिया। फोनी वॉर ने साबित कर दिया कि सिर्फ धमकियों और घोषणाओं से तानाशाह नहीं रुकते। असली बदलाव के लिए साहसिक और ठोस कदम जरूरी होते हैं, वरना इतिहास खुद को दोहराता रहता है। पोलैंड के बाद कुछ महीनों तक यूरोप में शांति रही, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। हिटलर ने स्कैंडिनेविया पर नजरें गढ़ाईं। स्वीडन के लौह अयस्क और नॉर्वे के बंदरगाह उसके लिए अहम थे। 9 अप्रैल 1940 को जर्मन सेना ने डेनमार्क और नॉर्वे पर एक साथ हमला किया। डेनमार्क ने जल्दी आत्मसमर्पण किया। नॉर्वे ने 2 महीने तक संघर्ष किया। जून तक नॉर्वे भी जर्मनी के कब्जे में आ गया। 10 मई 1940 को हिटलर ने फ्रांस, बेल्जियम, लक्जमबर्ग और नीदरलैंड्स पर एक साथ हमला किया। मित्र राष्ट्रों ने मैजनो लाइन पर भरोसा किया, लेकिन जर्मन टैंक आर्डेन्स के जंगलों से होकर पीछे पहुंच गए। नीदरलैंड्स और बेल्जियम ने आत्मसमर्पण किया और ब्रिटिश फ्रांसीसी सेनाएं डनकर्क में फंस गईं। पोलैंड के बाद हिटलर ने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और स्कैंडिनेविया पर ध्यान केंद्रित किया। नॉर्वे के बंदरगाह और स्वीडन का लौह अयस्क जर्मनी के लिए रणनीतिक रूप से जरूरी थे। ब्रिटेन ने नॉर्वे में समुद्री खदानें बिछाने की योजना बनाई, लेकिन हिटलर ने पहले हमला कर दिया। डेनमार्क ने जल्दी आत्मसमर्पण किया, लेकिन नॉर्वे में कड़ी लड़ाई हुई। ब्रिटेन और फ्रांस ने नॉर्वे की मदद की, लेकिन फ्रांस पर जर्मन हमले के बाद उन्हें वापस बुलाना पड़ा। 10 जून 1940 को नॉर्वे ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। इस जीत ने हिटलर को उत्तरी यूरोप में मजबूत बना दिया और ब्रिटेन पर दबाव बढ़ा दिया। 10 मई 1940 को जर्मनी ने पश्चिमी यूरोप पर हमला किया। फ्रांस को अपनी सेना और मैजिनो लाइन पर पूरा भरोसा था। जर्मन टैंकों ने आर्डेन्स के जंगलों से होकर फ्रांसीसी रक्षा पंक्ति को पीछे से घेर लिया। फ्रांसीसी सेना की संचार लाइनें कट गईं और वे छोटे छोटे हिस्सों में बंट गईं। ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाएं डनकर्क में फंस गईं, जहां से 3 लाख से ज्यादा सैनिकों को निकाला गया। डनकर्क के बाद फ्रांस लगभग निहत्था रह गया
और जर्मन सेना ने पेरिस की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। 14 जून को जर्मन सेना पेरिस में दाखिल हुई और 22 जून को फ्रांस ने आत्मसमर्पण कर दिया। एक महीने में एक महाशक्ति घुटनों पर आ गई। हिटलर के लिए यह ऐतिहासिक बदला था। फ्रांस के पतन के बाद ब्रिटेन अकेला रह गया। हिटलर ने ऑपरेशन सी लाइन के तहत ब्रिटेन पर आक्रमण की योजना बनाई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने संसद में ऐलान किया, हम कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। जर्मन वायुसेना ने जुलाई 1940 में बैटल ऑफ ब्रिटेन शुरू की। यह पहली बड़ी हवाई लड़ाई थी। शुरुआत में ब्रिटिश वायुसेना को भारी नुकसान हुआ, लेकिन राडार तकनीक और घरेलू मैदान ने उन्हें बढ़त दी। गिरने वाले ब्रिटिश पायलट जल्दी लौट सकते थे, जबकि जर्मन पायलट या तो मारे जाते या बंदी बनते। सितंबर में हिटलर ने लंदन और अन्य शहरों पर डुब्लिट्स के तहत रात में बमबारी शुरू की, लेकिन ब्रिटिश जनता डटी रही। आखिरकार हिटलर को ब्रिटेन पर आक्रमण टालना पड़ा। यह युद्ध का निर्णायक मोड़ था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत ने दिखा दिया कि यह सिर्फ सेनाओं की नहीं, विचारधाराओं और आम लोगों की लड़ाई थी। पोलैंड से शुरू हुई आग ने साबित किया कि सत्ता की भूख कितनी विनाशकारी हो सकती है। ब्लिट्जक्रेग जैसी रणनीतियों ने युद्ध के नियम बदल दिए। अब आम नागरिक भी निशाने पर थे। यह सिर्फ तारीखों की कहानी नहीं, बल्कि करोड़ों सपनों और जिंदगियों के टूटने की दास्तान है। इस युद्ध ने संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की नींव रखी और मानवाधिकारों के महत्व को स्थापित किया। ब्रिटेन की अकेली लड़ाई ने दिखाया कि साहस और संकल्प से असंभव भी संभव है। यह युद्ध हमें चेतावनी देता है, शांति बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, वरना इतिहास खुद को दोहरा सकता है।